खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। ये नज़्म साहिल लुधियानवी ने भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी थी, लेकिन ये नज़्म उन तमाम युद्धों के लिए भी उतनी ही सार्थक है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लड़े जा रहे हैं। बीते 3 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण अब तक लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसी संदर्भ में एक नए युद्ध का खतरा भी दुनिया पर मंडरा रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, उस पर जबरन अधिग्रहण करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका भी इसमें सैन्य हस्तक्षेप करेगा। इस पूरे बयान के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद, चीन ने कहा है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भी यथासंभव प्रयास करेगा। ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी विवाद को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर चीन और ताइवान के बीच जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उसकी पृष्ठभूमि क्या है और दुनिया भर पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम खबर देखेंगे, न्यूज़ को जानेंगे। इसके बाद ताइवान के भूगोल और इसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही चीन ताइवान विवाद की पृष्ठभूमि, उसके बैकग्राउंड, उसके इतिहास को भी जानेंगे। इसके बाद चीन की वन चाइना पॉलिसी की बात करेंगे। साथ ही इस पूरे विवाद को लेकर अमेरिका की क्या नीति रही है और इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इसको भी जानेंगे। अंत में निष्कर्ष और एक प्रश्न की बात करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के हितों पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं। आज की खबर हमारी इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है द चाइना ताइवान टसल, इट्स हिस्ट्री, करंट टेंशन एंड व्हाई द वर्ल्ड इज वरीड। यानी चीन और ताइवान के बीच जो विवाद बना हुआ है उसका इतिहास क्या है, मौजूदा विवाद क्यों खड़ा हो गया और इसके अलावा दुनिया इसको लेकर क्यों चिंतित है। इस पूरे विवाद में, इस पूरी वीडियो में हम इसको लेकर बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले ताइवान का भूगोल और उसके इतिहास को समझ लेते हैं। तो ताइवान उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। ये द्वीप चीन के दक्षिण पूर्व तट से लगभग 100 मील दूरी पर स्थित है और ये जो छोटा सा द्वीप है वो फर्स्ट आइलैंड चेन का भी हिस्सा है। और ऐसा जानकार कहते हैं कि फर्स्ट आइलैंड चेन में जो भी देश आते हैं वो मुख्य तौर पर अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र हैं। एक बार इसके पूरे लोकेशन को मैप पर भी देख लेते हैं। तो ये चाइना है और यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर फर्स्ट आइलैंड चेन है, ये डॉट डॉट वाली। इसके अलावा इसी चेन में जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपीन जैसे देश स्थित हैं। ये काफ़ी बड़े देश हैं, लेकिन इनके अलावा इसमें कई छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद हैं। और हम देख सकते हैं कि इस आइलैंड चेन में जो भी द्वीप मौजूद हैं वो मुख्य तौर पर अमेरिका के सहयोगी देश हैं। इसके इतिहास की बात करें, ताइवान के जो सबसे पहला जिक्र हमें देखने को मिलता है वो चीन के अभिलेखों में लगभग 239 एडी पुराने अभिलेखों में देखने को मिलता है। इसका जिक्र हमें तब मिला जब किंग राजवंश यानी जो चीन की किंग डायनेस्टी थी, वहाँ के जो शासक थे उन्होंने ताइवान के लिए खोज अभियान शुरू किया। तो इसका जिक्र हमें वहाँ के अभिलेखों से मिलता है। इसके अलावा 1661 तक ये डच उपनिवेश रहा, डच कॉलोनी रहा। इसके बाद 1683 से 1895 तक ये किंग राजवंश यानी किंग डायनेस्टी के शासन में रहा। 1895 में पहला जापान युद्ध हुआ और इस जापान युद्ध में जापान विजयी रहा। इसके बाद ताइवान जापान के कब्जे में चला गया, जापान के पास चला गया। इसके बाद 1945 तक ये ताइवान जापान के ही पास रहा, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। लेकिन 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया और ताइवान एक बार फिर चीन के नियंत्रण में आ गया। तो इस तरह से ये हमने ताइवान का इतिहास देखा। लेकिन जब ताइवान का ये इतिहास चल रहा था तो दूसरी ओर चीन की घरेलू राजनीति में भी उथल पुथल मची हुई थी। 1911 में चीन में एक विद्रोह शुरू हुआ और ये विद्रोह था किंग राजवंश के खिलाफ। और इस विद्रोह के कारण चीन में किंग राजवंश की समाप्ति हो गई, जो कि लगभग 4000 साल पुराना एक साम्राज्य था। इस तरह से चीन में मोनार्की समाप्त हो गई। इसके बाद चीन में रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया गया और एक गठबंधन सरकार बनाई गई। इस सरकार में मुख्यतः 2 पार्टियां शामिल थी। पहली पार्टी थी राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कोमिंगतांग पार्टी, और दूसरी पार्टी थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी।
अब जो राष्ट्रवादी पार्टी थी उसका उसकी जो पावर थी वो चाइना में काफी ज्यादा थी। इसके चलते जो राष्ट्रवादी पार्टी के सदस्य थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। इसकी वजह से दोनों पार्टियों के सदस्यों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस विवाद ने आगे आने वाले समय में चीन में गृह युद्ध की स्थिति ले ली, यानी एक सिविल वॉर की स्थिति बन गई। और ये सिविल वॉर शुरू हुआ और ये सिविल वॉर अंत हुआ 1949 में, और इस सिविल वॉर में अंततः कम्युनिस्ट पार्टी की विजय हुई और इस तरह से चीन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया गया। इसके बाद जो राष्ट्रवादी कुओमिंगतांग पार्टी के जो नेता थे वो ताइवान चले गए और ताइवान में उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। तो इस तरह से मौजूदा स्थिति में जो मेनलैंड चाइना है उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, जबकि ताइवान को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। आरपीसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, यानी मेनलैंड चाइना का हमेशा से ये पक्ष रहा है कि जो ताइवान है वो उसी का हिस्सा है। लेकिन ताइवान इस बात को नहीं मानता है। ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देता है। इसके अलावा ताइवान में लोकतंत्र समर्थक सरकार है, ताइवान में डेमोक्रेसी है और ताइवान के अमेरिका के साथ भी काफी बेहतर संबंध है। तो ये तो हुआ इस पूरे विवाद का इतिहास, इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि। अब एक बार चीन की वन चाइना पॉलिसी को देख लेते हैं, क्योंकि इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में ये पॉलिसी भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चीन की इस पॉलिसी के मुताबिक दुनिया में केवल एक ही चीन है और जो भी देश इस चीन की पॉलिसी को मानेंगे उन्हें ताइवान के साथ संबंध बनाने की अनुमति नहीं है। यानी जो भी देश ताइवान के साथ संबंध स्थापित करेंगे वो चीन के साथ संबंध नहीं बना सकते। इसी नीति के चलते 1979 में अमेरिका ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी जिसे हम ताइवान के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेनलैंड चाइना के साथ अपने आधिकारिक संबंधों की शुरुआत की। वर्तमान में केवल 15 देश ऐसे हैं जो ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देते हैं और ये भी काफी छोटे छोटे देश हैं और इनकी संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। हालांकि कई देशों के साथ ताइवान के अनऑफिशियल रिलेशंस हैं। इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा कुल 38 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे हैं जिसमें ताइवान को सदस्यता मिली हुई है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, लेकिन ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। ये तो हुआ चीन की वन चाइना पॉलिसी। अब मौजूदा विवाद की बात कर लेते हैं, यानी ये जो मौजूदा समय में विवाद हुआ है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया है, वो किस संदर्भ में आया है। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 1 अक्टूबर को इस पूरे तनाव, इस पूरे संघर्ष की शुरुआत हुई क्योंकि 1 अक्टूबर को चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी के गठन को चिन्हित करता है और इस दिन चीन में राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे मनाया जाता है। 1 अक्टूबर 1949 को ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया गया था सिविल वॉर के बाद। तो जब 1 अक्टूबर 2021 को नेशनल डे मनाया जा रहा था तब चीन के 100 से अधिक लड़ाकू विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में उड़ान भरी। इसके कारण कई विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की कि चीन जल्द ही इस क्षेत्र पर आक्रमण कर सकता है। इसके अलावा फरवरी महीने में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, हम जानते हैं, और इस युद्ध में चीन लगातार रूस का समर्थन कर रहा है, जिसके कारण कई जानकार ये आशंका जता रहे हैं कि इस पूरे युद्ध के चलते चीन ताइवान पर अपने आक्रमण को लेकर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो हुआ मौजूदा विवाद की पृष्ठभूमि। अब इसको अमेरिका को लेकर इसकी क्या नीति रही है, यानी ताइवान को लेकर अमेरिका क्या मानता रहा है, इसको लेकर बात कर लेते हैं। जानकार मानते हैं कि अमेरिका की रणनीति मुख्य तौर पर अस्पष्टता की रणनीति रही है, यानी काफी क्लियर नहीं रही है। एक और तो अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी को सब्सक्राइब करता है, उस पॉलिसी को मानता है, वहीं दूसरी ओर ताइवान के साथ भी अमेरिका के संबंध काफी बेहतर हैं और अमेरिका ताइवान को हथियारों की भी आपूर्ति करता है। यानी अमेरिका की पॉलिसी में एक अस्पष्टता, एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। अमेरिका की इस नीति में हालांकि पीछे कुछ समय में परिवर्तन देखने को मिला है। इसका एग्जाम्पल बीते कुछ समय से चीन और अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में राइवलरी तेजी से बढ़ती जा रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो ऐसे में अमेरिका की रणनीति में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसका हालिया उदाहरण तब देखने को मिला जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये वाला बयान जारी किया कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका भी उसमें हस्तक्षेप करेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर एक सुरक्षा पहल का शुरुआत की है जिसे ऑकस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन इस पहल के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रदान करेंगे। चीन ने इस पूरी पहल का विरोध किया है। उसका कहना है कि ये जो पूरी पहल है यानी न्यूक्लियर सबमरीन प्रदान करने की जो शुरुआत की गई है वो इस क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित करेगा। वहीं ताइवान का कहना है कि ये पहल क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत करेगी।
यानी दोनों देश, दोनों पक्ष इस पूरे पहल को लेकर एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। अब भारत की नीति की बात कर लेते हैं। तो भारत ने वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार किया है। भारत ने 1948 में वन चाइना पॉलिसी को सब्सक्राइब किया था, जिसके तहत भारत ने यह माना था कि ताइवान और तिब्बत चीन का ही हिस्सा है। लेकिन कई जानकार मानते हैं कि भारत की इस नीति का मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। यानी भारत ये चाहता है कि अगर भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है तो चीन भी भारत की वन इंडिया पॉलिसी को स्वीकार करे। और भारत की ये वन इंडिया पॉलिसी मुख्य तौर पर कश्मीर के संदर्भ में है। लेकिन हम जानते हैं कि चीन पीछे कुछ समय से लगातार इस नीति का उल्लंघन करता रहा है और लगातार कश्मीर वाले क्षेत्र में अपने वर्चस्व को और बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। 2010 के बाद से हालांकि हमें देखने को मिला है कि भारत के किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में, किसी भी आधिकारिक बयान में वन चाइना पॉलिसी का जिक्र देखने को नहीं मिला है। यानी कई जानकार ये मानते हैं कि 2010 के बाद से भारत की इस नीति में कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन इस नीति का भारत अब भी पालन कर रहा है। इसके अलावा ताइवान के साथ भारत के आधिकारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है, क्योंकि भारत ने वन चाइना पॉलिसी को सब्सक्राइब कर रखा है। इसी वजह से भारत ताइवान के साथ अपने आधिकारिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। लेकिन 1995 से दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस खोले हुए हैं, जो कि मुख्य तौर पर दूतावास के रूप में ही काम करते हैं, यानी एम्बेसी के रूप में ही काम करते हैं। इसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हैं और 2019 में दोनों देशों के बीच लगभग $7.5 बिलियन का व्यापार किया गया था। साथ ही जुलाई 2011 में दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान से बचने और सीमा शुल्क पारस्परिक सहायता से संबंधित 2 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। साथ ही दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों को भी साझा करते हैं। ताइवान में लगातार बीते कुछ समय से चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां ये मांग की जा रही है कि ताइवान में पूर्ण रूप से लोकतंत्र स्थापित किया जाए। ऐसे में कई जानकार ये मानते हैं कि अब ये समय आ गया है कि भारत अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करे और खुले तौर पर ताइवान का समर्थन करे। तो ये तो हुई भारत की नीति। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि चीन बल का प्रयोग करता है और ताइवान का अधिग्रहण करने की कोशिश करता है, तो इससे स्पष्ट तौर पर ताइवान के लिए भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। लेकिन ये केवल ताइवान को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये भारत समेत एशिया के तमाम अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो शक्ति संतुलन बना हुआ है वो भी इस आक्रमण के कारण बिगड़ जाएगा और इस क्षेत्र में चीन का वर्चस्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि भारत समेत दुनिया की तमाम जो भी बड़ी शक्तियां हैं वो इस क्षेत्र में ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करें, क्योंकि यह केवल एक नैतिक विवाद का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह तमाम अन्य देशों की सुरक्षा का भी प्रश्न है, उनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुरक्षा का प्रश्न है। क्योंकि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो इस पूरे क्षेत्र के लिए भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका विश्लेषण। अब एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप इसे 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि हालिया घटनाक्रम के आलोक में भारत की ताइवान नीति का मूल्यांकन कीजिए। यानी बीते कुछ समय से इस क्षेत्र में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उनके संदर्भ में, उसके आलोक में आपको भारत की ताइवान नीति का मूल्यांकन करना है। यानी आपको ये बताना है कि ये नीति कहाँ तक सफल रही है और इस संदर्भ में और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आसानी से समझ आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।